नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। राहुल गांधी ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ बातचीत की और अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी जैसे कई मुद्दों पर चर्चा की। लेकिन इस दौरान राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद अब कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। राहुल गांधी ने लोकतंत्र पर बयान दिया। उन्होंने कहा, भारत स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकतंत्र नहीं है। भारत में बड़ी लड़ाई वास्तव में जाति की लड़ाई है। आज इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। राहुल गांधी ने एक बार फिर से लोकतंत्र को लेकर ऐसा बयान दे दिया है। देखिए, राहुल गांधी ऐसे नेता हैं जो कि पैदा किए गए हैं। कुछ नेता ऐसे होते हैं जिनके अंदर वो क्षमता होती है कि हम लोगों का नेतृत्व कर सके, प्रतिनिधित्व कर सके। कुछ ऐसे होते हैं जिसे थोप दिया जाता है। राहुल गांधी वही थोपे गए नेता हैं, क्योंकि नेहरू गांधी खानदान के सारे लोग जो पैदा होते हैं अपने आप को प्रधानमंत्री के तौर पर देखते हैं। चाहे इंदिरा गांधी हो, संजय गांधी हो, राजीव गांधी हो या आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, सबको लगता है कि हमने पैदा लिया है तो हमारे लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी सुरक्षित रखी हुई है, आज न कल प्रधानमंत्री बन जाएंगे। देश के ऊपर इन लोगों को थोप दिया गया है। लोगों के पास विकल्प नहीं है। जो कांग्रेस का समर्थन करते हैं उनके पास विकल्प नहीं है। कांग्रेस का विरोध करने वाले लोगों के पास तो विकल्प है जो अभी दिखाई पड़ रहा है। हर जगह पर जो लगभग 60% लोग जो कांग्रेस से अलग हो गए हैं, कांग्रेस के इस गुलामी मानसिकता को छोड़ चुके हैं, वो आज पीएम मोदी के साथ हैं। और राहुल गांधी जैसे लोग हैं वो 60% लोगों से इतने परेशान हैं कि अब लोकतंत्र के ऊपर सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया है। ये राहुल गांधी समझना चाहिए इनको कि हम जिन बातों की चर्चा कर रहे हैं उन मुद्दों के बारे में कांग्रेस का क्या मत रहा है और कांग्रेस जो पार्टी इस देश पर सबसे ज्यादा समय तक शासन की है उसकी पॉलिसी क्या रही है। लोकतंत्र की बात तो बाद में करेंगे। जिस तरीके से उन्होंने कहा है और उसका परिणाम क्या निकलेगा, उनके खिलाफ अब नया विवाद कैसे पैदा होगा और इस पर हो सकता है कि राहुल गांधी को कोर्ट तक फिर से जाना पड़े, क्योंकि ये देशद्रोह का मामला है। लेकिन इससे पहले उन्होंने इकोनॉमी पर चर्चा की कि अर्थव्यवस्था भारत में कैसे है। अर्थव्यवस्था ग्रो कर रही है, लेकिन अब अर्थव्यवस्था ग्रो कर रही है इसकी बात वो डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो इकोनॉमिक ग्रोथ अभी हो रहा है वो तो पीएम मोदी के दौर में हो रहा है। अब इसकी सराहना कैसे कर सकते हैं? तो इनडायरेक्टली वो इसमें 2-3 इफ एंड बट लगा देंगे। और उसमें इन्होंने क्या लगाया कि हमारी अर्थव्यवस्था तो बढ़ रही है लेकिन कुछ लोगों के पास सारे पैसे सिमटे हुए हैं। और फिर दूसरी बात, जो जॉब लॉस है, हमारे यहां बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि हम प्रोडक्शन बेस्ड इकोनॉमी अपने आप को नहीं बना पाए हैं। हम सर्विस सेक्टर पर ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन अगर तुलना कीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 2014 के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास और 2014 के पहले भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, या फिर चूंकि लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही है तो इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी कैसे परिवर्तित होती रही है। जवाहरलाल नेहरू के समय में साम्यवादी समाजवादी व्यवस्था लागू की गई। साम्यवाद, लोक कल्याणकारी राज्य दोनों को मिलाकर समाजवादी अर्थव्यवस्था में भी समाजवाद लाया गया। कुछ सेक्टर जो ऐसे हैं उसे सुरक्षित रखा गया देश के लिए राष्ट्रीय स्तर पर, और कुछ सेक्टर को फ्री छोड़ा गया यानी प्राइवेट सेक्टर के लिए। वो जो इनका मॉडल था वो कितने समय तक चला? व्यवस्थाएं बिखरी, अर्थव्यवस्था विकसित नहीं हो पाई और फिर बैकफुट पर आना पड़ा। धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाया गया। इंदिरा गांधी आई, उनको लगा कि हमें अगर कम्युनिस्टों का साथ चाहिए तो हमें पूरी तरीके से राष्ट्रीयकरण करना पड़ेगा। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, एयरलाइंस का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ऐसा लगा कि इकोनॉमी को क्लोज किया जा रहा है, छोड़ा ही नहीं जा रहा है। ये प्रोडक्शन बेस्ड इकोनॉमी थी। इसी इकोनॉमिक व्यवस्था के कारण धीरे धीरे अर्थव्यवस्था उस दौर में पहुंची
कि 20 सालों के बाद ही ये जो संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी, चंद्रशेखर की सरकार बनी, उससे पहले राजीव गांधी की भी सरकार थी, नरसिम्हा राव की भी सरकार थी, आखिरकार वीपी सिंह या चंद्रशेखर को विरासत में क्या ऐसा मिला जो कि भारत की स्थिति ऐसी हो गई कि सोना तक गिरवी रखना पड़ा लोन लेने के लिए। वर्ल्ड बैंक से एक तरह से गिड़गिड़ाना पड़ता था कि हमें पैसे दो, उधार दो, हमें देश को चलाना है। उसके बाद ये जो सरकारें बदली और उसके बाद सरकारें बदलने के बाद जब कांग्रेस की सरकार फिर से आई, यूपीए 1, यूपीए 2, उससे पहले नरसिम्हा राव की सरकार में अर्थव्यवस्था में परिवर्तन की बात की गई और यही मनमोहन सिंह को लाया गया वित्त मंत्री बनाकर। वहां फिर से वो पूरा मॉडल चेंज कर दिया गया, यानी कि अर्थव्यवस्था को खुला छोड़ दो, प्राइवेट सेक्टर को लाओ, विदेशी निवेश बढ़ाओ। ये आपके सारी विफलताएं एक एक करके जो बदली है, व्यवस्थाएं, जो नियम कानून बदले हैं, उसमें पता चलता है कि कभी आप स्थिर तरीके से सोचकर लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपने की नहीं। हर कुछ समय के बाद लगा ये व्यवस्था सही नहीं है, फिर बदल दो। हर कुछ समय के बाद यही लगता रहा, लेकिन सर्विस सेक्टर बढ़े, प्रोडक्शन कम हुआ, प्रोड्यूसर हम नहीं बन पाए। लेकिन आज की बात करते हैं, ये बड़े अर्थशास्त्री थे मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री रहे 2 टर्म 10 सालों तक। उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था में कितनी बड़ी भूमिका निभाई। अगर उनके विजन में इतनी क्लियरिटी थी तो राहुल गांधी को आज एक कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि हमारे यहाँ बेरोजगारी बढ़ी है क्योंकि प्रोड्यूसर हम नहीं बन पाए। अब 2014 के बाद की बात है, वहां से जो अर्थव्यवस्था का टर्न हुआ है, यानी कि आज अगर राहुल गांधी इस बात को कहते हैं कि हम प्रोडक्शन सेक्टर में पिछड़े हुए हैं, तो इनको कांग्रेस की सरकारों को देखना चाहिए, और नहीं तो आंख खोलकर देखना चाहिए कि अभी सबसे बड़ी कंपनियां, एप्पल का प्रोडक्शन यहां हो रहा है, एप्पल फोन का प्रोडक्शन हो रहा है, सैमसंग का इतनी बड़ी कंपनी यहां पर लगाई गई है, मोबाइल फोन जो पिछले दिनों पीएम मोदी ने कहा था कि राहुल गांधी को समझना चाहिए, इनडायरेक्टली उन्होंने महामूर्ख तक कह दिया था कि इस महामूर्ख को समझना चाहिए कि जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां यहां प्रोडक्शन के लिए आ रही है, उससे रोजगार मिल रहे हैं, ये प्रोड्यूसर नहीं है तो और क्या है, ये सर्विस सेक्टर का मामला है। हम दूसरे देशों से प्रोडक्शन छीन कर यहां पर ला रहे हैं। पहले ये सब चाइना में अपना प्रोडक्शन सेंटर बनाते थे, फैक्ट्रियां बनाते थे, अब हिंदुस्तान में बना रहे हैं क्योंकि सिंगल विंडो सिस्टम, करप्शन कम हुआ है, ऑफिसर्स पर लगाम है, व्यवस्थाएं वैसी सुदृढ़ हो गई है कि लोगों को, अधिकारियों को घूस मांगने के लिए सोचना पड़ता है। दादागिरी नहीं है कि एक फैक्ट्री बन रही है तो 4 माफियाओं का फोन आ गया। नोएडा के क्षेत्र में भी देखिए, उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में देखिए, लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इसलिए कि ये लोकतंत्र फेयर है, लोकतंत्र फ्री है, और फ्री एंड फेयर लोकतंत्र में शासन व्यवस्था मजबूत है। पीएम मोदी भी हैं, सीएम योगी भी हैं। अब जो प्रोड्यूसर की बात ये लोग करते हैं, उसमें इन लोगों को देखना चाहिए कि जो सेक्टर इन लोगों ने सिर्फ खरीदारी के लिए रखा था, यानी डिफेंस के सेक्टर में, आज वहां पर हम प्रोड्यूसर बन रहे हैं। हम एयरक्राफ्ट बेचने की स्थिति में हैं। हम LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अफ्रीकी देशों को बेच रहे हैं, कई कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर रहे हैं। ये प्रोडक्शन लेवल बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में प्रोड्यूसर बन रहे हैं हम। और ये कोई ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं है कि आपने 50 सालों में बेड़ा गर्क करके रखा है और कोई ऐसा चिराग आए, जादुई छड़ी आए और अचानक से पूरी अर्थव्यवस्था परिवर्तित हो जाए और अचानक से हजारों हजार फैक्ट्रियां खुल जाए। अभी जितने माइक्रो लेवल पर फैक्ट्रियां खुली है, स्वनिर्भरता आई है, और जितने स्टार्टअप बने हैं वो प्रोड्यूसर नहीं है, वो प्रोडक्शन सेक्टर नहीं है, वहां पर रोजगार नहीं मिलते हैं। ये तो राहुल गांधी की मंदबुद्धिता की निशानी है। कुछ दिन पहले ही इनको पागल मंदबुद्धि कहा था समाजवादी पार्टी का एक नेता ने। ये समाजवादी पार्टी के नेता की बात नहीं है, कांग्रेस के नेताओं के अंदर भी ये भावना होती है कि किस मंदबुद्धि को हमने कांग्रेस में इतना बड़ा पद दे दिया जी। सर, बार बार राहुल गांधी कुछ ऐसा बयान देते हैं जिससे उनकी ही मुश्किलें बढ़ जाती है, क्योंकि उनको समझ नहीं आता कि हम जो बात अपने कुछ लोगों को खुश करने के लिए बोल रहे हैं,
उसका परिणाम क्या निकलने वाला है। अब जैसे निष्पक्ष लोकतंत्र की बात कि यहां पर स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकतंत्र नहीं है, यह भी राहुल गांधी ने एक वर्ग को खुश करने के लिए कहा। पहला वर्ग कौन है? मुस्लिम। इन लोगों ने 2014 के बाद यह सवाल उठाना शुरू किया कि हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र खतरे में है, यहां पर हम लोगों के अधिकारों को छीना जा रहा है, क्योंकि इनकी आदतें थी, जो इनको दी गई थी सुविधाएं, वो किस आधार पर दी गई थी? कांग्रेस के सरकार के समय क्षेत्रीय पार्टियों की सरकारें जो राज्यों में हैं उनके वहां पर ये हर जगह पर मुसलमानों को यहां प्रथम नागरिक बना दिया गया था। ये मनमोहन सिंह ही है जिन्होंने कहा था अपने प्रधानमंत्री रहते हुए कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार जो है वो अल्पसंख्यकों का है, मुसलमानों का है। बहुसंख्यकों का अधिकार सबसे लास्ट में आता है। अगर हमारे पास 1 रुपया है तो उसमें से 60 पैसा हम अल्पसंख्यकों के लिए खर्च करें। ये इन लोगों की पॉलिसी थी और आज व्यवस्थाएं बदली है तो इन लोगों को चिढ़ हो रहा है। पहला तो मुसलमानों को खुश करने के लिए ये ऐसी बातें बोलेंगे। दूसरी बात इन्होंने जो कही कि यहां वास्तविक लड़ाई जातियों की लड़ाई है। ये आजकल कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, देख रहे हैं कि जो मुसलमानों का वोट हमें मिलता था वो कई बड़े राज्यों में तो बढ़ चुका है। वो मुसलमान हमें वोट नहीं दे रहे, कहां से देंगे? ममता बनर्जी को वोट दे रहे हैं पश्चिम बंगाल में, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में है, लालू यादव नीतीश कुमार के साथ बिहार में है। तो ये जो लगभग 150 लोकसभा सीटों वाला राज्य है, 80 सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर, 7 सीटें दिल्ली में है, लेकिन पश्चिम बंगाल में 42 सीटें, बिहार में 40 सीटें, ये इतनी सीटों वाले जगह पर तो मुसलमानों ने हमें रिजेक्ट कर दिया। तो एक और मुद्दा उठाओ जातीय आधार पर हिंदुओं को बांटने का, ताकि जो पीएम मोदी के नेतृत्व में सामाजिक क्रांति चली है, हिंदुओं को कम से कम एकजुट होने का एक मौका मिला है, उसको तोड़ने की कोशिश करो। तो जातियों की लड़ाई की बात लोकतंत्र के लिए खतरे की तरह राहुल गांधी कर रहे हैं। मतलब उन लोगों को खुश करने की कोशिश जो कि यहां पर 2014 के बाद अपने आप को पूरी तरीके से कंगाल मानते हैं। वैचारिक तौर पर भी कंगाली छा गई है और इनके एजेंडे फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं। तो किस आधार पर इनके फ्रस्ट्रेशन को रोका जा सकता है? लेकिन हिंदुस्तान में जो लोकतंत्र निष्पक्ष है, स्वतंत्र है, उसमें एक व्यवस्था और है, और वो है संवैधानिक तरीके से किसी को सजा दिलाने की। अगर आप देशद्रोह करोगे तो उसके लिए मुकदमा दर्ज होगा। कई लोग आज जो जेल के अंदर हैं, ये ऐसे ही बयानों के कारण है। राहुल गांधी भी ऐसी ही बातों के कारण 2 साल की सजा इनको हुई है। किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सेटिंग गेटिंग करके इन्होंने बेल लिया। अभी कई मामले अभी हैं, 10-12 तो सिर्फ और सिर्फ मानहानि के मामले हैं। नेशनल हेराल्ड का 5000 करोड़ जो हड़प लिया, उसका मामला भी अलग है, जो करप्शन का मामला है। पीएमएलए के तहत ईडी कभी भी इनके घर पर भी समन भेज सकती है, जैसे कि केजरीवाल के पास हुआ है। तो इसलिए ये परेशान आत्मा है और अब इनका इलाज इसी स्तर पर हो सकता है कि फिर से इनके खिलाफ एक देशद्रोह का मुकदमा हो। कोर्ट में जितना भी छटपटा लें, सजा ऐसे लोगों को मिलनी चाहिए ताकि सबक मिले कि एक तो विदेशी छात्र जो वहां जाकर दुष्प्रचार करेंगे और उनको लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने के लिए उन देशों की बात नहीं करोगे। करो अमेरिका की बात कि कैसी लोकतंत्र वहां पर है, करो ब्रिटेन यूरोप के देशों की बात, वहां की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये विदेशी पार्टनर तो इनको फंड देते हैं। ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में एक ऐसी सरकार बने जो हमारे इशारों पर नाचे, हमारे इशारों पर काम करे। अब वो चीजें नहीं हो रही है, तो ये विदेशी पार्टनरों को खुश करने के लिए वहां की बात नहीं करेंगे, हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर सवाल उठाएंगे, जिसकी जड़ें यहां तक जमी है कि जब इन्हीं की दादी ने लोकतंत्र की हत्या करके आपातकाल लाया तो फिर से वही लोकतंत्र प्रस्फुटित हुआ और फिर से सामने आया। लोगों ने रिजेक्ट कर दिया इंदिरा गांधी को। और आज जो 2014 में 2019 में लोकतंत्र अगर पारदर्शी, निष्पक्ष और स्वतंत्र नहीं होती तो 2 चुनावों में इतनी बड़ी जीत नरेंद्र मोदी की नहीं होती। और आगे भी यही लोग बताएंगे
कि यहाँ पर लोकतंत्र कैसा है, जवाब वही देंगे 2024 में। इसलिए राहुल गांधी पागल हो चुके हैं और इनके पागलपन का एक ही इलाज है, चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगे, इसको जेल के अंदर डालो। इतने मुकदमे हैं, जल्दी से मुकदमों का निपटारा करो, सारे में सजाएं मिलेगी तो ये सबक मिलेगा कि हमें बोलने से पहले सोचना चाहिए कि हम किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं या देश के खिलाफ बोल रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो राहुल गांधी ने हार्वर्ड के छात्रों के साथ बातचीत की। इस बीच राहुल गांधी ने लोकतंत्र पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकतंत्र नहीं है। उनके इस बयान के बाद अब कांग्रेस और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।